हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए हम कवर कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सारा जितना भी जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है, खासकर पिछले साल 2024 जून से लेकर जो है दिसंबर 2024 के बीच में बहुत सारे सेगमेंट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, वन बाय वन देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो चीज़ें चर्चा का विषय रही है। आपको पता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी में नहीं, स्टेट पीसीएस भी देंगे आप तो कई बार जो है ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। 2 से 4 प्रश्न या कई बार जो है संभावना इससे ज़्यादा की भी रहती है, तो हमें जो है ठीक से पढ़ के जाना है। ये है रिवीजन क्लास, जिसमें हम कवर कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स वन बाय वन। तो आज हम देखो कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी का, कि क्या है, कैसे काम करता है। अब जिस प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख तो ली कि क्या है यहाँ पर। तो जीन और संबंधित अवधारणाएं, आपने जीन एडिटिंग वगैरह पढ़ी होगी, जीन एडिटिंग के बारे में सुना होगा। आरएनए, डीएनए, क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर कैस12, ये सारे आप जो है लगातार खबरों में पढ़ते रहते हो या फिर जो है करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हो। तो उन्हीं को पहले जो है हम वन बाय वन कवर करेंगे। उसके साथ जो है पुराने पिछले दिनों में हमने कौन कौन से इनोवेशंस किए हैं और अभी चर्चा में कौन से इनोवेशंस रहे हैं, सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो जीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो हमारा डीएनए के खंड होते हैं, जीन जो है इन्हीं के अंदर होते हैं, ठीक है, इन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में होते हैं। महत्वपूर्ण एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो क्या होता है, आरएनए के साथ यहाँ पर जो है क्या करता है, आरएनए के साथ मानव कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जीन क्या है, डीएनए और आरएनए के साथ जो है यहाँ पर मानव कोशिकाओं में पाया जाता है। क्रोमोसोम, प्रोटीन और डीएनए एक ही अणु, आपने पढ़ा होगा, जो है धागे सी संरचना होती है, उसी में सारे बने होते हैं, उसी में जो है संरचनाएं बनी होती हैं। जीनोम किसी कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए का संपूर्ण सेट होता है। फिर से पढ़ती हूँ, कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीनोम क्या होता है, किसी कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए का संपूर्ण सेट होता है। तो एक डीएनए का संपूर्ण सेट जब बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या, जीनोम। जीन क्या होते हैं, जीन होते हैं डीएनए में पार्टिकल या डीएनए का पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन, और इन्हीं में जो है संशोधन करके नई नई चीजें हम जो है देखते हैं। अब यहाँ पर जो हम डिफरेंस देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में क्या क्या होने वाला है। तो नाइट्रोजन बेस होते हैं दोनों में, जो है जो है एक तरीके से कौन, 4 होते हैं। अगर बात करें डीएनए की तो आपको एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और जो है हमारा थायमिन होता है। आरएनए में जो एक डिफरेंस यहाँ पर है, एडेनिन भी मिलेगा आपको, साइटोसिन भी मिलेगा यहाँ पर जो है, उसके अलावा ग्वानिन भी मिलेगा, लेकिन एक होता है अलग, यूरेसिल मिलता है एक्स्ट्रा। यूरेसिल किसकी जगह होता है, थायमिन की जगह जो है यूरेसिल होता है। तो आरएनए में जो है थायमिन नहीं होगा, यूरेसिल एक्स्ट्रा होता है। कार्य क्या है, तो वंशानुक्रम जो हमारा है, आनुवांशिक जानकारी भंडार, डीएनए टेस्ट वगैरह करवाते हैं कि ये बच्चा हमारा है कि नहीं है, तो जो आनुवांशिकता की जांच के लिए हम डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। और आरएनए क्या है, जीन एक्सप्रेशन को विनियमित करना और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन वगैरह बनाना, जो भी चीजें करना, वो सारे हमारे किसके काम हैं, आरएनए के हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीन एडिटिंग वगैरह, जीनोम एडिटिंग वगैरह क्या होती है, कैसे काम करती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो जीनोम एडिटिंग, इसे जीन एडिटिंग के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है, आपके डीएनए आरएनए में छेड़छाड़ की जाती है, खासकर जो है डीएनए में जो है कुछ चीजें बदलाव कर दी जाती हैं। किसी को कोई बीमारी है तो उस बीमारी के भी डीएनए को जो है कट करके निकाल दिया जाता है, उस जीन को जो है निकाल देते हैं जो कि आपको जो है बीमार कर रहा है, तो इसको हम जीन एडिटिंग बोलते हैं। तो डीएनए को एडिट करने में शारीरिक लक्षणों, जैसे आंखों के रंग को बदल दिया आपने, बीमारी का खतरा है तो उसको बदल सकते हैं। इसके तहत जो है करने के लिए साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, जिसको हम जो है SDNS बोलते हैं, इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, जिसके माध्यम से जो है जीन एडिटिंग यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर अगर बात करें जो है SDN का तात्पर्य क्या है, अनुवर्ती। ये जो है सबक्वेंट जो है जीनोम एडिटिंग को प्रभावित करने के लिए जो है डीएनए तंतुओं को द्विखंडित करने की पद्धति। मतलब क्या है, अब जाहिर सी बात है डीएनए जब यहाँ पर है, वहां पर एडिटिंग की जाती है तो कहीं पर तोड़फोड़ होती है। तो एक चीज कोई बनी हुई है, आप उसमें जो है तोड़फोड़ मतलब जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यही होता है जीनोम एडिटिंग, जहां पर जीन जो भी बीमार है उसको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है जीनोम एडिटिंग की प्रमुख प्रौद्योगिकियां, मतलब कि
किन किन तकनीकियों के माध्यम से जो है हम जीन एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग करते हैं, तो है CRISPR-Cas9, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार प्रश्न भी आए हैं यहाँ पर। जो है जिंक फिगर न्यूक्लियस भी इस्तेमाल होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर जो है लाइक इन्फेक्टर न्यूक्लियस जो है, टेलेंस जो इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इन सब का इस्तेमाल करके जो है हम क्या करते हैं, जीनोम एडिटिंग करते हैं। आनुवांशिक रूप से यहाँ पर संशोधित सजीवों के विपरीत जीन एडिटिंग के तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए मौजूदा आनुवांशिक सामग्री में संशोधन किया जाता है। तो क्या है, हमने कई बार पढ़ा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसका मतलब क्या है कि पहले जो हमारे पास फसल थी हम उसकी गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जीन में कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पर कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी गुणवत्ता खराब है शरीर की, तो जो जीन उसको बीमार कर रहा है उसको काट के बाहर कर देंगे, अब वो स्वस्थ हो गया, इसका मतलब उसकी गुणवत्ता में सुधार हो गया। तो जीनोम एडिटिंग का एक ही लक्ष्य है कि भाई हम गुणवत्ता में सुधार करेंगे। गुणवत्ता सुधार के लिए जो है जीएमओ में ट्रांसजीन विदेशक जीन शामिल किए जाते हैं। जब आपने कहीं से कोई कट करके पार्ट निकाला है, तो अगर ऐसे ही जोड़ देंगे तो इतना पार्ट की कमी रह जाएगी ना, तो आपको वहां पे कुछ और जो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं विदेशक जीन, जिसका इस्तेमाल करके हम जो है चीजों को बेहतर बना देते हैं। CRISPR-Cas9 तकनीकी क्या है, इसको आनुवांशिक कैंची, आणविक कैंची के रूप में जानते हैं, ठीक है। आनुवांशिक कोड को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरीके का प्रोटीन है जिसको आणविक कैंची के रूप में जानते हैं। डीएनए स्टैंडर्ड से निर्धारित भाग या खंड को काट देता है। जैसे यहाँ पर डीएनए है, तो अगर पता है कि भाई इस वाले पार्ट के से बीमारी चले तो जाएगा, इसको काट के निकाल देगा, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। डीएनए के स्ट्रैंड्स में जो 4 बेस होते हैं, युग्म के सटीक क्रम का पता लगाना ही आनुवांशिक या जो है अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग कहलाता है। अब जो है जितने भी बेस मतलब आनुवांशिक क्षार यहाँ पर होते हैं, क्षार युग्म होते हैं ना, हमने पढ़े ना, सारे 4 होते हैं, उनका एक पेयर बना होता है, उनकी बहुत अच्छे से गणना करता है, सारी चीजों को देखता है कहाँ पर क्या चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो है फाइनल काम किया जाता है। अब बात करें जीनोम अनुक्रमण के अनुप्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत सारी जगह करते हैं। आपने पढ़ा होगा जो है डिजाइनर बेबी के बारे में, अभी हमने जो है क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया कि फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए करते हैं, बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं, आनुवांशिक बीमारियों के इलाज के लिए भी कर सकते हैं इसका, तो बहुत सारी जगह जो है करते हैं। पूर्व अनुमानित निदान, व्यक्तिगत सेवा, स्वास्थ्य मतलब आनुवांशिक रोगों के इलाज के लिए करते हैं, पैतृक परीक्षण के लिए भी करते हैं, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए, कोई समस्या है, कोई कीट पतंगा है जो कि इस फसल को खा रहा है, या जो है इस फसल, कोई भी फसल है, कोई बीज है, उसमें कोई समस्या चल रही है, उसका निदान करने के लिए, जो है तापमान लगातार बढ़ रहा है या जो है पर्यावरणीय घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो पर्यावरण के लिए ज़्यादा, पर्यावरण के प्रति अपने आप को बहुत अनुकूल कर लें, ऐसी फसलें जो हम तैयार करें, तो सब में कौन सा इस्तेमाल होता है, जीन एडिटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें चिकित्सा में 2022 नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अब जब इतना चल ही रहा है तो नोबेल पुरस्कार के बारे में भी पूछ सकता है कि किसको किसको दिए गए हैं। तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को जो है यहाँ पर संयुक्त रूप 2024 का फिजियोलॉजी का पुरस्कार, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम याद रखिएगा, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में उनकी भूमिका के बारे में शोध किया गया था। तो 2 लोगों ने शोध किया है, बहुत सारी चीज़ों पे शोध किया है, लेकिन जो है यहाँ पर इनको खासकर जो है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको ये जो है पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें जो है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन की खोज के बारे में कि कैसे इन्होंने खोज की थी, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी थी। तो 1993 में जो है दोनों ने जो है आरएनए की खोज की, यह पाया कि जो है यह एक जो है ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। इन्होंने जो है 1993 में जो है फाइनल इस बात को पता कर लिया था। उसके बाद जो है 1993 के बाद क्या किया इन्होंने, जीन रेगुलेशन के मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स जो भी हैं, इस पर जो है विशेष प्रोटीन का नियंत्रण होता है, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर ली। तो जो भी चीजें चल रही थी, इसके बाद उनको लगा कि जो डीएनए हमारा है निर्धारित क्षेत्रों में जुड़कर जो है ये क्या करेगा, निर्धारित क्षेत्रों में जुड़कर तय करते थे कि कौन से मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण होगा। मतलब जो है हमारे जो मैसेंजर्स आरएनए होते हैं कहाँ पे कौन सा बनेगा, इनकी जो हमने पढ़ा ना एमआरएनए,
मैसेंजर आरएनए, ठीक है, या जो है स्मॉल आरएनए के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या होते हैं, ये जो आरएनए के छोटे छोटे रूप होते हैं। देखिए लिखा है एम्ब्रोज और रुबकुन ने उत्परिवर्तन कैनेर हेपेटाइटिस एलिगेंस सूत्रक्रमी के अध्ययन के जरिए माइक्रो आरएनए की भूमिका की खोज की। एक प्रकार का कृमि है ये, ठीक है, एक प्रकार का कृमि था, इस पे जो है इन्होंने रिसर्च की। आप देखते ज्यादातर जो है ऐसी प्रकार की रिसर्च जो है जीव जंतुओं कीट पतंगों पर ही की जाती है। उसी पर खोज के बाद जो है इनको पता चला कि इस प्रकार की कोई प्रक्रिया है हमारे बॉडी में पार्टिसिपेट कर रही है, और जो है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो आरएनए बोलते हैं, जो कि आरएनए के ही छोटे छोटे रूप होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है माइक्रो आरएनए के, देख लेते हैं क्या है। लघु आकार के जो है नॉन कोडिंग आरएनए है, देखो उनमें कोई कोडिंग नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम इनको अगर अपने हिसाब से यूज करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिकाओं को जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। जब इनमें कोई कोडिंग ही नहीं है, जब ये जुड़ते हैं आगे प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, तब इनमें कोई कोडिंग आती है, उसके आधार पर ये काम करते हैं। आरएनए जो है एमआरएनए के साथ जुड़कर उन्हें प्रोटीन में परिवर्तन होने से रोककर एमआरएनए को पूरी तरीके से नष्ट करके जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रण करता है ये, ठीक है। नाभिक में जो है प्रोटीन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लिसिंग को नियंत्रित करते हैं, जबकि माइक्रो आरएनए साइटोप्लाज्म में आरएनए के ट्रांसलेशन और निम्नीकरण को क्या मतलब बोला है, इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रक्रिया जो है काम कर रही होती है और हमें किसी प्रक्रिया को कंट्रोल करना है, तो जो एमआरएनए है ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शंस को आगे बढ़ने ही नहीं देता, वहीं पर कंट्रोल कर लेता है। इसका मतलब है कि हम इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। जीन रेगुलेशन के बारे में बात करें तो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन से जीन किस समय, किस स्थान, किस मात्रा में प्रकट होंगे। गौरतलब है कि जीनोम में कई जीनें शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति की आंखें नीली कब होंगी, किसी व्यक्ति के जो है बाल सुनहरे कम होंगे, किसी व्यक्ति की हाइट 6 से ज़्यादा, हाइट चलो छोड़ देते हैं, हाइट नहीं, कलर कैसा होगा, ये सब जो है डिसाइड कौन करता है, जीनोम। हमारे जीन रेगुलेशन के माध्यम से हमें रेगुलेट कर रहे हैं हम किसी चीज को कि कहाँ पर क्या होगा। तो रेगुलेशन में क्या होता है, हमें अगर कोई बच्चा चाहिए जो एथलीट बने, गोरा हो, आँखें नीली हो, बाल सुनहरे हो, तो कहाँ पर कितने जीन की आवश्यकता है, ये सब जो है हमें जानकारी मिलती है कहाँ से, जीन रेगुलेशन के माध्यम से। अब जीन एक्सप्रेशन की बात करें, जीन एक्सप्रेशन क्या है, मानव और ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं, हमें ये ऑलरेडी पता है। हर कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, ये भी हमें पता है। गुणसूत्र जो है कोशिका के कामकाज के लिए जरूरी आनुवांशिक जानकारी जो एक तरीके से वहन करते हैं, हमें ये भी पता है। उसके अलावा जो है गुणसूत्र जो है क्या एक समान जीन सेट में होते हैं, हमें इसके बारे में ये भी पता है। ये सब क्या है, जीन एक्सप्रेशंस है, ये सब बताते हैं कहाँ पे क्या है। जीन रेगुलेशन के कारण अलग अलग कोशिकाएं, जैसे मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, प्रोटीन के विशिष्ट सेट को प्रकट या एक्सप्रेस करती हैं, जो कोशिकाओं को अपने विशिष्ट कार्य के लिए सक्षम बनाता है। जीन जब इकट्ठे होते हैं, फिर जब वो काम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। कोशिकाएं जब अपना काम करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इस खोज का महत्व और उपयोग क्या होने वाला है, कोशिकीय विकास को समझने में हमें आसानी हो जाएगी कि कैसे यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया भी हम जो है बेहतर बना पाएंगे। ऑन्कोजेनेसिस भी यहाँ पर होगा। ऑन्कोजेनेसिस क्या होता है, स्वस्थ कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित होने से बचाने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। रोग निदान में तो बहुत सारी जगहों पर जो है, खासकर जो है कैंसर के इलाज में जो है हम इस तकनीकी का इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा लिखा है संबंधित अवधारणाएं, कि कौन कौन सी अवधारणाएं जो है इसी प्रक्रिया से संबंधित हैं, उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। तो शोधकर्ताओं ने पाया है कि वायरस से संक्रमित होने पर बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड के लिए राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का प्रयोग करते हैं। जब भी बैक्टीरिया जो है कहीं संक्रमण फैला रहे होते हैं तो क्या करते हैं, आरएनए का प्रयोग करके क्या करते हैं, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड करते हैं। ये क्या होता है, आरएनए पर निर्भर जो हमारे डीएनए
पॉलीमरेज होते हैं। ये एंजाइम आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह में एक अनोखी भूमिका निभाते हैं। इससे होता क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड नामक अभिक्रिया को सक्षम बनाते हैं। तो एक तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड प्रक्रिया ये है कि पहले जो है जानकारी ली और फिर जो है जानकारी वापस जो है अपने अंदर या वापस ले ली। तो क्या है, आरएनए स्ट्रैंड से डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड कहलाता है। आरएनए से क्या बना रहे हैं, ये डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। तो आरएनए से जो डीएनए बनाने की प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। ये सिर्फ और सिर्फ जो है किस में होती है, बैक्टीरियाज में होती है। खासियत है ये, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पर या ज़्यादा खतरनाक लेवल पर जो है लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। अब बात करें जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें या जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। सरसों पड़ा होगा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, अन्य प्रकार की बहुत सारी फसलें हैं जिनको बनाया गया है। कुछ को मार्केट में लाया भी गया था, बाद में बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया, सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के फसलों के एनवायरमेंटल रिलीज की मंजूरी के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया है। तो चर्चा में चल रहा था क्योंकि हमें पता है कि इसको जो है मार्केट में लाने ही वाले थे, फसल वगैरह उत्पादन करने वाले थे। तब तक जो है बहुत सारे पर्यावरणविद ने, कई साइंटिस्ट ने और कई राज्य सरकारों या राज्य सरकारों ने भी इसका विरोध किया था। अब क्यों किया था ये हम सबको पता है। कुछ का मानना था कि कल को जो आनुवांशिक बीमारी फैल सकती है, कल को कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, इसका निदान ही नहीं कर पाए, पहले जो है परीक्षण ढंग से कीजिए कि इससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। इसकी वजह से जो है इसको रोक दिया गया था। अब बात की जो जीएम सरसों की फसल, उसका नाम रखा गया है DMH11, ठीक है। सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दिल्ली द्वारा इसको विकसित किया गया है। यहाँ पर व्यवसायीकरण का मार्ग था कि इसको यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, जिससे हम जो है ज़्यादा व्यवसाय कर पाएंगे, मतलब बेच पाएंगे। अभी तक व्यवसायिक खेती को मंजूरी नहीं मिली है फिलहाल तो, लेकिन इनका प्रयास यही है कि मिल जाए। सरसों की 2 किस्में यहाँ पर बनाई गई थी। एक को हम बोलते हैं वरुणा, ठीक है, दूसरे को नाम हम यहाँ पर रखा है जो पूर्वी यूरोपीय है, अर्ली हीरा, ठीक है। 2 यहाँ पर है जो दोनों को क्रॉसिंग करके, मतलब इन दोनों की क्रॉसिंग करके जो है DMH11 जो है बनाई गई है। यह संकरण जो कराया गया है, क्रॉस जो कराया गया है, मृदा जीवाणु बैसिलस इमाइलोली कैफेसियंस से बर्नेज और बरस्टार जीन को मिलाने के बाद किया गया है। इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो याद तो करना पड़ेगा। संस्करण जो है क्या किया गया है, तो मृदा का जीवाणु एक होता है जिसका नाम है बैसिलस, और एमाइलोली कैफिसियंस से बर्नेज बनाया गया है, और बारस्टार जीन को मिलाने के बाद जो है इसको बनाया गया है। अब जाहिर सी बात है 2 क्रॉप्स को जो आपस में मर्ज किया गया है, क्रॉस कराया गया है, तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पर नई ऐड होंगी, तो हमें उनका नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारत में आनुवांशिक जो है संशोधित जो फसलें हैं। मैंने बताया आपको बीटी कॉटन तो ऑलरेडी देख लिया है, अभी हम सरसों की बात कर रहे थे। तो ये भी यहाँ पर है पहली खाद्य और व्यावसायिक खेती के लिए 2002 में स्वीकृत एकमात्र, अभी तक की एकमात्र ऐसी फसल है जो स्वीकृत की गई है। पिंक वॉल्वर्म की वजह से इसको यहाँ पर स्वीकृति दी गई थी, क्योंकि ये जो है सारा कॉटन खा जाते थे, ये खराब कर देते थे। फिर बीटी बैगन हमारा 2009 में आया था, इसको लेकर संशय चलता रहा। मंजूरी यहाँ पर जो है अभी तक नहीं दी गई है, ठीक है। देखो लिखा है व्यावसायिक खेती के लिए तो जो है मंजूरी दे दी गई है, लेकिन व्यापक विरोध के बाद तत्कालीन विशेषज्ञ समिति द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। आप देखेंगे तो चाइना में बहुत सारी जीएम क्रॉप्स की खेती ऑलरेडी होने लग गई है। भारत में जो है कॉटन के अलावा अभी तक जो है किसी का परमिशन नहीं मिली है, लेकिन जो है चीन जो है इस धड़ल्ले से जो है बैगन वगैरह उत्पादित कर रहा है। कल को बीमारियां फैला देगा, फिर इलाज ढूंढते रह जाएंगे पूरे देश। तो वो जो भी तकनीकी आती है पहले इस्तेमाल कर लेता है, नहीं सोचता है कल को क्या होगा। वो सोचता है कि कल को जो होगा सबको देखना पड़ेगा, हम ही अकेले थोड़ा देखेंगे, सब देखेंगे कल को क्या होना है। अभी जो है फायदा ले रहा है वो। नेक्स्ट हमारा है जीएम क्रॉप्स विधियों को अपनाने के लाभ क्या होंगे। हमें पता है उपज में जो है वृद्धि होती है, कीट या रोगों से बचाव
हो जाता है, हमारी जो चीज़ों की लागत है वो भी कम हो जाती है, पोषण संबंधी गुणवत्ता सुधार हो जाता है। जैसे आपने गोल्डन राइस पढ़ा होगा। अब जो भी प्रकार की मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनमें जो है पहले से बेहतर पोषक तत्वों वगैरह को ऐड किया जाता है। सूखे के प्रति जो है सहनशीलता बढ़ जाएगी। ऐसे बनाते हैं कि पर्यावरण में जो अगर बहुत सूखा आया तब भी वो फसल चल जाए, सूखे ना। तो इन सब चीज़ों पर जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत में जीएम फसलों संबंधित विनियामकीय फ्रेमवर्क क्या क्या है। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम हमारा 2006 का, जो इसको आप में शॉर्ट में FSSAI बोलते हो, ये सब देखता है कि कौन सी खाद्य फसल का आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये सब देखता है। इसके अलावा जो है अनुमानसिक हेरफेर पर जो समीक्षा के लिए हमारी जो है RC, क्या नाम है इसका, RCGM2 है। जब देखती है कि कोई जो है सजीव वगैरह फसल है, किसी में कोई अनुमानसिक छेड़छाड़ करके मार्केट में तो नहीं बेचा जा रहा, ये सब देखता है। इसके अलावा जो है राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति भी हमारी है, जिला स्तरीय समिति भी बनाई गई है। इन सब का मोटा मोटा काम यही है कि कोई भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को बीमार होना शुरू कर दें। जेनेटिक इंजीनियर्स मूल्यांकन समिति भी हमारे यहाँ पर है। यह एक वैधानिक समिति है जो क्या करती है, खतरनाक सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, भंडारण और जो है इन नियमों को तय करती है। 1989 में जो है इसको बनाया गया था। हमारा जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको बनाया गया है। बात करें संबंधित मंत्रालय कौन सा हमारा हो गया, MOEF-CC, मतलब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ही इसको स्थापित किया था। कार्य क्या है, तो जितने भी इंजीनियर्ड क्रॉप्स वगैरह हैं, जीव वगैरह हैं, उत्पाद हैं, उन सबको यहाँ पर देखना, पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित प्रस्तावों पर जो है मूल्यांकन करना कि कल को जो है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेंगे हमारे पर्यावरण पर या लोगों पर। साथ में जो है पर्यावरण दृष्टिकोण से अनुसंधान भी किया गया है कि नहीं किया गया है। औद्योगिक उत्पादन में जो है खतरनाक सूक्ष्म जीवों और रिकॉम्बिनेंट के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, गतिविधियां होती हैं, सबका यहाँ पर जो है मूल्यांकन किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। हेरिटेबल जो है ह्यूमन जीनोम एडिटिंग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, पहली बार किया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो है दक्षिण अफ्रीका दुनिया का पहला देश है जिसने इसको अनुमति दे दी है। हमें पता है जीनोम एडिटिंग जो है, खासकर ह्यूमन जीनोम एडिटिंग की परमिशन कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स जो क्या हो सकते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। अगर बात करें तो ये सोमेटिक सेल एडिटिंग केवल संबंधित व्यक्ति को ही प्रभावित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जिस पे भी परिवर्तन किया जाएगा सिर्फ इसको ही प्रभावित करेगी, इसलिए जो है चीजें ज्यादा अच्छी हैं। और HHGE के तहत जर्मलाइन कोशिकाओं, खासकर शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूण में परिवर्तन किया जाता है, जिससे ये परिवर्तन आगे की पीढ़ी में आनुवांशिक रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। हेरिटेबल है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ेगा, नाम ही उसका रखा है हेरिटेबल। जो ये है संभावित उपयोग क्या है, रोगों की रोकथाम हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया जो है, जिसमें आपकी जो है चंद्राकार जो है RBC हो जाती हैं, उसका जो है इलाज हो पाएगा। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एक तरीके से अनुवांशिक होती हैं, उनका इलाज हम कर पाएंगे। असिस्टेड जो है रिप्रोडक्टिव तकनीकी भी यहाँ पर जो है ऐड हो सकती है। IVF जो संरचनाएं IVF का उपयोग करते हैं वो कल को और बेहतर हो पाएंगी इस तकनीकी के माध्यम से। तो है ये सब चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करें जो है चिंताएं क्या हैं, अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। कल को कोई ऐसी जो है वंशानुगत बीमारी फैल गई जिसका इलाज ही नहीं है, तो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फैलता जाएगा, वो पीढ़ी खत्म हो सकती है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव जो है, यहाँ पर जो है डिजाइनर बेबी के बारे में आपने पढ़ा होगा। डिजाइनर बेबी बनाना संभव हो पाएगा जहाँ बुद्धिमत्ता हो गया, रूप रंग हो गया, एथलेटिक्स जो क्वालिटीज वगैरह है, वो सब जो अमीर लोग हैं पैसा देंगे और अपना बेबी डिजाइन करवा लेंगे कि हमारा बेबी होने वाला है और ये बेबी ऐसा होना चाहिए, उसकी आंखें नीली होनी चाहिए, बाल पीले होने चाहिए, गोरा होना चाहिए। ये सब कौन करवा पाएगा, जिसके पास पैसा है। तो समाज में असमानता फैल जाएगी, इसलिए जो है इस पर चिंताएं लगातार व्यक्त की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है RNA एडिटिंग के बारे में। तो हाल ही में जो मनुष्यों में RNA एडिटिंग का पहला सफल नैदानिक परीक्षण यहाँ पर किया गया है। अभी तक हमने हमेशा पढ़ा है कि DNA एडिटिंग, जीन एडिटिंग, लेकिन जो है पहली बार यहाँ पर किसमें एडिटिंग की जा रही है, RNA में, क्योंकि RNA जो है अनुवांशिक पदार्थ नहीं है।
तो स्थायी भी नहीं है। स्थायी नहीं है तो कल को पीढ़ियों को प्रभावित नहीं करेगा। जिस व्यक्ति का इलाज करेंगे इस एडिटिंग के द्वारा उसी तक सीमित रहेगा और कुछ समय बाद ये गायब हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी वेब लाइफ ने जो है अलग से यहाँ पर एंटी ट्रिप्सिन की कमी के इलाज के लिए सफलतापूर्वक आरएनए एडिटिंग का इस्तेमाल किया है। जो है एएटीडी एक आनुवंशिक विकार है। प्रोटीन A1 जो हमारा है इसमें जो है इसका स्तर बढ़ जाता है और यकृत व फेफड़े को प्रभावित करता था। इसका जो है सफलता से जो है इसका इलाज यहाँ पर किया जा चुका है। अब बात करें जो है एडिटिंग के बारे में या आरएनए के बारे में, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अनुक्रमों पर आनुवंशिक जानकारी को संशोधित किया जाता है। तो आरएनए में जो है संशोधन कर देते हैं, ये परमानेंट नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबकी चीजें बदल दी जाती हैं। जो है गाइड आरएनए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हमारे क्षार वाले बेस होते हैं वहां पर जाकर के जो है तकनीकी चेंजेस कर देते हैं। जी आरएनए छोटे आरएनए अणु होते हैं, ठीक है, आरएनए का ही छोटा रूप होता है जी आरएनए। ये संशोधन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में आम आरएनए मतलब मैसेंजर्स आरएनए के साथ क्षार युग्मन करके एडिटिंग मशीनरी को निर्देशित करते हैं। जो मैसेंजर आरएनए है वो जो है मैसेज देता है ना कि कैसे बॉडी काम करनी है, तो क्या करता है एमआरएनए, वो मैसेज देता है कि जाकर के इस चीज को ऐसे ठीक करो। तो वहां पर जो है इस प्रक्रिया को लागू कर देते हैं जिसके माध्यम से जो है जीन एडिटिंग कर पा रहे हैं हम आरएनए का इस्तेमाल करके। आरएनए और डीएनए एडिटिंग के बीच संतुलन या तुलना की बात करें तो हमें पता है परिवर्तन का स्वरूप। तो डीएनए जो है एडिटिंग स्थायी होती है, आनुवांशिक हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार डर लगता है कि कल को कोई बीमारी आनुवांशिक ना नई निकल करके आ जाए। जबकि आरएनए हमारा है ये एक अस्थायी परिवर्तन है, तो सेफ है, कल को जो है अपने आप में ही रिमूव हो जाता है, कुछ समय बाद जो है ये गायब हो जाता है, लचीलापन हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एलर्जी और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की बात करें तो आरएनए एडिटिंग की तुलना में जो है डीएनए एडिटिंग में अवांछनीय प्रतिक्रियाओं का जोखिम अधिक होता है। जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा जोखिम भरा है, आरएनए की तुलना में जो है ये ज्यादा जोखिम भरा होता है, ठीक है। अब बात करें डीएनए एडिटिंग टूल जो हमारा होता है कटिंग फंक्शंस के लिए जीवाणु से प्राप्त प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब हम आरएनए से एडिटिंग करते हैं यहाँ पर तो ADAR एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जो कि पहले से ही वहाँ मौजूद है। तो हमें किसी बाहरी एंजाइम का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। जबकि हमने देखा जब भी जो है डीएनए आधारित रिसर्च की जाती है किसी और कीट पतंगे कृमि और जीवाणु और बैक्टीरिया में करते हैं, फिर वहाँ से लेकर के आते हैं, तो इससे समस्या हो सकती है, जबकि आरएनए में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म। ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म क्या होता है? तो वैज्ञानिकों ने ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म नामक प्राकृतिक रूप से मौजूदा डीएनए एडिटिंग टूल की यहाँ पर खोज की है। यहाँ पर क्या होता है ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म जो हमारा BRM है, गतिमान जेनेटिक तत्वों जंपिंग जीन सुना है, जंपिंग जीन पर आधारित है ये। तो क्या है ब्रिज रिकॉम्बिनेंट मैकेनिज्म। अब जब ब्रिज है तो कूदना भी यहाँ पर सम्मिलित है, ऐसे कुछ आप याद कर सकते हो। बात करें जो है इसके बारे में तो जंपिंग जीन के सिरों पर डीएनए के अतिरिक्त खंड होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। जीन पर ही जो है क्या होते हैं डीएनए होते हैं और पूरा जो है डीएनए मिलकर के जो है जीनोम का निर्माण करता है। शुरू में हमने पढ़ा था अतिरिक्त खंड जो है हमारे प्रक्रिया के दौरान सब जुड़ जाते हैं, जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं। डीएनए की संरचना में बदलाव हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है कूदते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रास्ते में ही पकड़ के जो हमको क्या करना है इनका इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। परिवर्तन अंततः क्या होता है डबल हेलिक्स वाले डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित कर देता है। ये ब्रिज क्या करता है, जो भी चीज हमने टारगेट की है खंड में अपने मूल स्थान और डीएनए खंड में किसी नए स्थान दोनों से जुड़ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक जगह भी यहाँ पे भी रह सकता है और वहां पर भी रह सकता है। तो हमने वहां पर भेजा, जो चीज हमें ठीक करनी थी ठीक कराए और उसको वापस। जीन जंपिंग के बारे में, जीन जंपिंग अर्थात ट्रांसपोजेबल तत्व डीएनए अनुक्रम होते हैं। ये जीनोम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या कूद सकते हैं। जीन जंपिंग को ट्रांसपोजेबल तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रांसपोजेबल तत्व के नाम से जो है जंपिंग जीन को हम जानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है वन डे वन जीनोम।
अब यहाँ पर यह है कि हम डेली कोई ना कोई जीनोम यहाँ पर जारी करेंगे ताकि हमारे पास सही जानकारी रहे। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने क्या किया है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ने ब्रिक के प्रथम स्थापना दिवस पर जो है वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी शोध करता है उनके लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स डेटा को अधिक सुलभ बनाया जाए। इसके लिए जो है हम उनको क्या करेंगे, एक एनोटेड माइक्रोबियल जीनोम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगे ताकि जो है वो अच्छे से जो है यहाँ पर रिसर्च वगैरह कर पाएँ, तो इससे बेहतर चीज़ें होंगी और जो है बड़े स्तर पर भी हो पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है इसके बारे में, इसके तहत जो माइक्रोबियल जीनोमिक्स होता है वो क्या होता है। इसके तहत अभी कुछ समय पहले जो शायद किसी ने रिसर्च प्रकाशित की थी जिसमें बताया था कि जो MDR होते हैं, मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो उनमें बताया गया था कि एक पूछ होती है, वो एक आर्टिकल था जिसमें था कि 10 साल से वैज्ञानिक काम कर रहे थे लेकिन उनको सही उत्तर नहीं मिल पाया था। AI ने 48 घंटे में सही जवाब दे दिया था। तो बात करें माइक्रोबियल जीनोमिक्स के बारे में, इसके तहत सूक्ष्म जीवों के संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री का अध्ययन किया था, कैसे कार्य करते हैं, क्या संरचना है, अन्य जीवों के साथ कैसे परस्पर क्रिया वगैरह करते हैं, इन सबको जो है माइक्रोबियल जो है जीनोमिक्स में समझा जाता है। सूक्ष्म जीवों को माइक्रोब्स भी कहते हैं, हमें ऑलरेडी पता है, जिनमें जो है जिनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। अगर बात करें तो जीवाणु हो गए आपके, उसके अलावा जो है आर्किया हो गए, उसके अलावा शैवाल हो गए, उसके अलावा प्रोटोजोआ हो गए और जो है डस्ट माइट, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, माइक्रोब्स में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन का महत्व क्या होता है। तो हमने देखा स्टार्टिंग से बहुत सारे फसलों की बीमारियां होगी, बहुत सारे इंसानों की बीमारियां होगी, उन सब में जो है इनसे संबंधित अध्ययन का इस्तेमाल किया था। मानव स्वास्थ्य के लिए जो है हम इनका अध्ययन करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए भी इनका अध्ययन करते हैं, बहुत सारे जीवों वगैरह का पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि कल को कोई समस्या हो जाए, जैसे प्लास्टिक वगैरह को जो है उपचारित करने के लिए जो है यहाँ पर एक चीज यूज की गई थी, देखो यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, जीनोमिक्स के माध्यम से आइडियोनेला साकाइनेसिस की पहचान की गई थी। ये क्या था, एक एंजाइम का उत्पादन करते हैं जो पेट प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य बना देते हैं। तो क्या करते हैं, पर्यावरण संबंधी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। मानव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन के लिए तो हम करते हैं, बहुत सारे पोषक चक्र हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है दाल वगैरह के लिए किया जाता है, मृदा उर्वरकता बनाए रखने के लिए, इन सब के लिए जो है हम इनका जो है उपयोग लगातार जो है बहुत सारे कामों में करते हैं। तो उपयोगिता तो इनकी बहुत सारी है। अब बात करें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान हमारा है IISc ने, शोधकर्ताओं ने जो है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया यहाँ पर जो है खोज निकाली है, उसके बारे में देखेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होते हैं, वे आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से उत्पादित किए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम रूप से उत्पादित किए जाने वाले प्रोटीन है। RDNA द्वारा एनकोड किए जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं और हेरफेर के माध्यम से जो है इनको बनाया जाता है। या दो से अधिक DNA अणुओं के संयोजन से बनता है। ठीक है, अगर बात करें जो है RDNA जो है हमारा दो से अधिक जो है DNA के संयोजन से इसको बनाया जाता है। RDNA तकनीकी का उपयोग जो है अलग अलग प्रजातियों के DNA को संयोजित करने के लिए भी किया जाता है। जब हमें दिख रहा है 2 DNA का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों DNA एक ही प्रजाति के हों, अलग अलग प्रजातियों के DNA का इस्तेमाल करके भी हम इसको बना सकते हैं। अब बात करें अगर जो है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उत्पादन कैसे होता है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का व्यापक पैमाने पर उत्पादन जो है बड़े बायोरिएक्टर्स में, खासकर बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और स्तनधारी जीवों की संशोधित कोशिकाओं में विकसित करके किया जाता है। इनको जो है इनकी कोशिकाओं में विकसित करेंगे, फिर जब ये प्रोटीन बनाएंगे तब जो है हम इस प्रोटीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में शामिल क्या क्या होता है, तो वैक्सीन, एंटीजन, इंसुलिन बनता है, मोनोक्लोनल बनता है, इसके अलावा एंटीबॉडीज वगैरह बनाने के इस्तेमाल में हम इसको कर सकते हैं। जो है MFs जो है प्रयोगशाला में निर्मित प्रोटीन जो है जो प्राकृतिक एंटीबॉडी का अनुकरण करते हैं। ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए इसके। अब अगर हम बात करें जो है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उपयोग की, तो थेराप्यूटिक्स का उत्पादन हम करते हैं, जैसे इंसुलिन बनाना हो गया, ग्रोथ हार्मोन हमारा हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह होगी, इसके उत्पादन में कर सकते हैं।
डायरेक्ट टीकों का विकास अगर हम करना चाहें, वैक्सीन वगैरह बनाना चाहें, टीके वगैरह बनाना चाहें, तब भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि में जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का इस्तेमाल जो हम करते हैं, और साथ में पशु आहार पोषण में वृद्धि करने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण को मैंने आपको बता दिया है, जैव उपचार के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनका उपयोग जो है हम करते आए हैं और इन फ्यूचर भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है मेसिप्टेसिस ओब्लांसियोलोटा। समझ में आया? तो यहाँ पर है मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा, जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़े जीनोम वाला फर्न। तो मतलब क्या है, इसमें जो है हमारे बॉडी में जीनोम्स होते हैं, इसकी बॉडी में भी जीनोम्स होते हैं, लेकिन जीनोम्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं सबसे बड़े जीनोम वाला जो है इसको जो है फर्न बोलते हैं। नए शोध के अनुसार बताया गया है कि जीनोम इसका जो है सबसे बड़ा जीनोम होता है। फोर्क फार्न की एक प्रजाति है, ठीक है, फोर्क फार्न है इसका मतलब एक प्रजाति फर्न होती है, उसी का एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं फोर्क फार्न, ठीक है। इसमें जो है 160 बिलियन क्षार युग्म होते हैं, 160 बिलियन क्षार युग्म होते हैं। हमारे बॉडी में लगभग होते हैं 80 बिलियन क्षार युग्म, तो मतलब हमारे से ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। डीएनए के एक रज्जुक को बनाने वाली इकाइयाँ हैं। क्षार युग्म क्या होते हैं? डीएनए का जो एक रज्जुक होता है उसको बनाने वाली सारी ये एक तरीके से इकाइयाँ होती हैं। पादपों के एक आदिम समूह से संबंधित है। आदिम मतलब जो है जो मांस वगैरह खाती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे ना, इनको बोला जाता है कि ये जो है डायनासोर्स के आने से पहले से ही अवेलेबल है हमारे पर्यावरण में और अभी तक जो है जीवित है, क्योंकि मांसाहारी है, खतरनाक है। डीएनए रिपेयरिंग की बात करेंगे। हमें पता चल रहा है कि डीएनए रिपेयरिंग क्या है? डीएनए की रिपेयरिंग करना। अब जब कभी कैंसर का इलाज किया जाता है तो उसमें क्या होता है? कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में तो डीएनए रिपेयरिंग वाले प्रोसेस चल रहा होता है। तो हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, यहाँ पे हम उनको डैमेज कर रहे हैं कोशिकाओं को, वो रिपेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का जो है इलाज सही तरीके से हो नहीं पाता है। तो क्या लिखा है देखो, वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए एक नया टारगेट खोजा है। इस टारगेट का उपयोग कैंसर कोशिकाओं द्वारा कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की रिपेयरिंग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्या है इसको? कैंटोप्थेसिन जैसी कीमोथेरेपी दवाओं के कारण होने वाली डीएनए की क्षति की मरम्मत के लिए कैंसर कोशिकाएं जो है TDP1 एंजाइम का उपयोग करती हैं। अब TDP1 एंजाइम का उपयोग करती हैं, उन सेल्स को भी रिपेयर कर देती हैं जो कि कैंसर सेल्स हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा? कैंसर सेल्स नष्ट ही नहीं हो पाएंगे, कैंसर के उपचार में बाधा उत्पन्न होती है। हम यहाँ पर जो है नष्ट कर रहे हैं और बॉडी जो है एक तरीके से एंजाइम उत्पन्न करके उसको फिर से बना रही है। तो इस प्रक्रिया को बाधित करने के लिए इसको बनाया गया है। तो TDP1 मनुष्यों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। यह एंजाइम क्षतिग्रस्त डीएनए क्षार को हटाकर डीएनए की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके बारे में बात करें तो कोशिका का एक तंत्र है जो इसके आनुवंशिक कोड की मौलिकता को बनाए रखता है। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जीवों में मौजूद होता है। तो ये क्या करता है, जो एंजाइम बन रहा है उस पर थोड़ी छेड़छाड़ कर देता ताकि जो है इलाज जो है सही तरीके से हम इसको कर पाएँ। अगर कोई कैंसर सेल है नष्ट हो रही है तो उसको नष्ट होने दें, दोबारा यहाँ पर ना बना जाए, ताकि जो हम जो इलाज है वो सही तरीके से कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल। अभी तक हमने पढ़ा मनुष्यों के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल। तो भारतीय कृषि अनुसंधान हमारा परिषद है जो ICAR ने मिनिएचर क्या होता है? छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो जीनोम एडिटिंग टूल विकसित किया है, जिसका नाम रखा है ISDRA-2 TNPB। इसका जो है पादपों में जीनोम एडिटिंग के लिए अगली पीढ़ी का टूल माना जा रहा है। जैसे हमारे पास CRISPR-Cas9 है और जो है CRISPR-Cas12 भी है, तो वो हमारा अलग प्रकार से इस्तेमाल होता है। हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? पादपों में जीनोम एडिटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जो CRISPR-Cas9 है और Cas12 से ये बेहतर परिणाम हमें देने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पुरानी तकनीकी से भी बेहतर है। अब बात करें जीनोम एडिटिंग टूल के बारे में, तो क्या है, एक तरीके से बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस एक बैक्टीरिया है, उससे इसको विकसित किया गया है। अत्यधिक विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह जाता है, इसलिए जो इसको ही टारगेट किया गया कि तुम जब जीवित रह रहे हो तो हमारी फसलों को भी जीवित ही रख पाओगे। यहाँ पर बात करें ट्रांसपोजोन, जो है यहाँ पर ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन की फैमिली से संबंधित है, ठीक है। ट्रांसपोजिशनिंग होती है शायद जो है,
तो कोई नहीं, जंपिंग जीन की फैमिली से संबंधित है ये। इस टूल का महत्व क्या है, तो जीनोम को उन विशिष्ट क्षेत्रों में भी लक्षित कर सकता है जिन्हें Cas9 नहीं कर पा रहा है। इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के दायरे को व्यापक बना देगा। इसके अलावा जो है फ्यूजन प्रोटीन, 2 या 2 से अधिक जीनों को जोड़कर जो बनाया जाता है, ये मूल रूप से अलग अलग प्रोटीन के लिए क्रमबद्ध होते हैं, मतलब जो है हमारी पुरानी तकनीकी को वो और बेहतर बनाने वाला है। नेक्स्ट हमारा, अगर हम आर्टिकल बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, एक्सोसोम। एक्सोसोम क्या है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो है सेफ एक्सोडेसेस नाम से जो है एक्सोसोम आधारित प्लेटफॉर्म का विकास किया है। एक्सोसोम प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो पुटिकाएं हैं, इन पुटिकाओं में आवश्यक बदलाव करके इस्तेमाल इन विट्रो और इन वीवो जीन एडिटिंग ड्रग डिलीवरी पढ़ा होगा आपने कि आपके बॉडी पार्ट में कहीं पर कोई बीमारी है, अब जो है सिर्फ उसी भाग तक जो है दवा को पहुंचाना है। अब रोबोटिक्स वगैरह के माइक्रो या नैनो रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमने कई बार पढ़ा होगा। इसमें तो जो ड्रग डिलीवरी वाहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया है कि दवाइयाँ जो है इनके माध्यम से जो हमारा पार्ट जो है डिजीज्ड है वहाँ तक जाएंगी, दवाई के डिलीवर करेंगी और वापस तो हम जो है सही समय पर ठीक हो जाएंगे। होता है कि कई बार हम दवाइयाँ खा रहे हैं महीनों तक खाई, लेकिन जो पार्ट हमारा प्रभावित है वहाँ तक दवाइयाँ ठीक से नहीं पहुँच पा रही हैं, तो इसलिए इसको बनाया गया था। एक्सोसोम झिल्ली से घिरी हुई पुटिकाएं होती हैं जिन्हें सक्रिय रूप से बाह्य कोशिकाएं स्थान में रिलीज किया जाता है। ठीक है, या तो समझ में आ गया। एक्सोसोम क्या होती है, झिल्ली युक्त जो है घिरी हुई पुटिकाएं होती हैं जिनको जो है एक टारगेटेड एरिया में जो है छोड़ा जाता है ताकि जो है ड्रग डिलीवरी के माध्यम से बीमारियों का इलाज कर पाए। तो ये रहा हमारा जैव प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन जो था, मतलब सेगमेंट था, हमने अच्छे से कवर कर लिया है। बहुत सारे आर्टिकल से बहुत सारी चीज़ें नई थी, कुछ नई पुरानी भी यहाँ पर थी, हम सबको 1 बाय 1 देखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि देखो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमने पहली बार पढ़े होते हैं, तो थोड़ा समझने में थोड़ी समस्या होती है, तो थोड़ा ट्रिक्स वगैरह के माध्यम से अगर आप इसको याद कर पाए तो बेहतर होगा। अदरवाइज आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में रह जाएगा, जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वो ये मददगार होने वाला है। आई होप ये आर्टिकल या क्लास हमारी अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।